So, hey, hi, hello guys, how are you? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल शायरी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए। दिल की आवाज़ से नगमे बदल जाते हैं, साथ न दें तो अपने बदल जाते हैं। पलके भी ज़रा संभाल कर झपकाना यारो, क्योंकि पलक झपकते ही अपने बदल जाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी के लास्ट पार्ट में रिद्धि के पास किसी का कॉल आता है और वो लड़की रिद्धि से आर्य का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसकी फ़ाइल के बारे में पूछती है। जिस पर कि रिद्धि बोलती है कि वो फ़ाइल लॉकर में है और लॉकर का पासवर्ड मुझे नहीं पता है। जिस पर वो लड़की बोलती है तो ठीक है, कैसे भी करके पता लगाओ। ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। इधर रिद्धि भी अपने कमरे में आकर काउच पर लेट जाती है और लेटे-लेटे ही वो कुछ सोचने लगती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लगभग 2 महीने पहले की बात है, जब आर्य ने रिद्धि को कॉलेज के गेट पर छोड़ा और रिद्धि सीधा अपनी क्लास में चली गई। आज रिद्धि सुबह से ही परेशान थी, क्योंकि माहिरा और नेहा दोनों में से कोई भी कॉलेज नहीं आया था। माहिरा की तबीयत ठीक नहीं थी, वहीं नेहा अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बाहर गई हुई थी। जैसे तैसे करके रिद्धि ने अपने पहले के 2 लेक्चर अटेंड किए और फिर वो कैंटीन में चली गई। वो अपनी कॉफ़ी पी रही थी कि तभी उसके सामने कुणाल आकर बैठ गया। हाय रिद्धि, कैसी हो? कुणाल बोलता है, जिस पर रिद्धि बोलती है, हाय कुणाल, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कुणाल बोलता है, जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे बस सांसें ले रहा हूँ, जीने का तो मन ही नहीं करता है। रिद्धि कुणाल के हाथ पर हाथ रख के कहती है, प्लीज़ कुणाल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ऐसी बातें मत किया करो। जिस पर कुणाल बोलता है, छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें आज किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कुणाल के कहने पर रिद्धि उसे नासमझी से देखने लगती है। जिस पर ईशान ने रिद्धि का हाथ पकड़ा और बोला, ऐसे मत देखो, चलो देर हो रही है। रिद्धि बोलती है, लेकिन कुणाल, पहले ये तो बताओ कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और किससे मिलवाना चाहते हो। जिस पर कुणाल बोलता है, क्या बात है रिद्धि, तुम्हें अब मुझ पर विश्वास नहीं रहा? रिद्धि बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बता तो सकते हो, और वैसे भी मेरे अभी इम्पोर्टेंट लेक्चर बाकी हैं। ये सुनकर कुणाल बोलता है, ओह प्लीज़ रिद्धि, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत किया करो। तुम किसी से भी नोट्स ले सकती हो, लेकिन अभी तुम्हारे लेक्चर से ज़्यादा ज़रूरी उस इंसान से मिलना है, तो प्लीज़ चलो मेरे साथ। रिद्धि हार कर बोलती है, ठीक है चलती हूँ, और वो अपना बैग उठाकर कुणाल के साथ कॉलेज से बाहर आ जाती है। कुणाल रिद्धि के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो रिद्धि जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और वहीं कुणाल ड्राइवरिंग सीट पर बैठकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में गाड़ी एक कैफ़े के बाहर रुकती है। रिद्धि कैफ़े को देखकर कुणाल की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, कुणाल, सच सच बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर तुम इस वक्त कोई डेट प्लान कर रहे हो तो ये सही वक्त नहीं है। लेकिन कुणाल रिद्धि की कोई बात नहीं सुनता है और उसे लगभग खींचते हुए कैफ़े के अंदर लेकर जाता है और सामने एक टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये लो वो, ये है वो जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था। जिस तरफ कुणाल इशारा करता है, रिद्धि नज़र उठाकर वहाँ देखती है तो वहाँ एक लड़की बैठी थी जो कुणाल की बड़ी बहन थी। अ, कुणाल की बड़ी बहन का नाम क्या रखा जाए? अ,
जूही। कुणाल की बड़ी बहन जूही थी। रिद्धि के लिए यह पहली बार था जब कुणाल ने किसी फैमिली मेम्बर से उसे मिलवाया था। उसने आज तक बस अपनी बड़ी बहन के बारे में सिर्फ उसे बताया था। वो उसने उसे कभी उनसे मिलवाया नहीं था। कुणाल उसे ले जाकर उसी टेबल पर जूही के सामने बैठा देता है। जूही बोलती, हेलो रिद्धि, कैसी हो? रिद्धि थोड़ा असहज होते हुए बोलती है, मैं ठीक। जिस पर जूही बोलती है, प्लीज़ वे कंफर्टेबल रिद्धि। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तुम आराम से बैठो। रिद्धि बोलती है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? जूही बोलती है, रिद्धि, मैंने तुम्हें आज तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड बोलूं, चलेगा तुम्हें? जिस पर रिद्धि बोलती है, बोल सकती हैं। तो वो बोलती है, तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड आर्य कपूर के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जिस पर रिद्धि बड़ी ही हैरानी से बोलती है, आर्य के बारे में? जूही बोलती है, हाँ, आर्य के बारे में। उसका एक ऐसा सच जिसे कोई भी नहीं जानता है और जिसे दुनिया से छुपाकर वो सबकी नज़रों में महान बनकर बैठी है। लेकिन उसका एक घिनौना चेहरा भी है जो सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। जिस पर रिद्धि घबराते हुए बोलती है, ऐसा भी क्या बात है दी? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज़ आप मुझे सच सच बताइए। जूही बोलती हैं, मैं आर्य की बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये बात सुनकर रिद्धि अपनी सीट से तुरंत खड़ी हो जाती है और गुस्से से कहती, ये क्या बकवास है? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बात आराम से सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्य के बारे में कुछ भी कहती जाएं। मानती हूँ मैं उसे पसंद नहीं करती, उससे नफ़रत करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बारे में कुछ भी सुन सकूँ। कुणाल बोलता है, कम डाउन रिद्धि, पहले उनकी पूरी बात तो सुन लो। जिस पर जूही रोते हुए बोलती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, क्योंकि वो दुनिया के सामने बनती ही इतनी अच्छी है कि कोई भी मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो रिद्धि। प्लीज़ बैठ जाओ और सिर्फ एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, उसके बाद फैसला करना कि कौन सही है और कौन गलत। सॉरी। वो बोलती है कि मैं जो बात बोल रही हूँ उसका एक एक शब्द सच्चा है। मैं तुम्हें ये सच कभी नहीं बताती, जैसे इतने सालों तक ये राज मेरे दिल में दफन था, अब भी रहता। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी उस इंसान से हुई है, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुम्हारे लिए बहुत डर गई थी कि कहीं वो तुम्हारे साथ भी वही सब ना करे जो मेरे साथ किया। रिद्धि एक गहरी सांस लेकर फिर से बैठ जाती है। रिद्धि बोलती है, हाँ कहिए, बस 10 मिनट है आपके पास अपनी बात कहने के लिए, और अगर आपके पास कोई सबूत हो तो ही ऐसी बात कहिएगा, वरना मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर जूही कहती है, बात उन दिनों की है जब मैं और आर्य दोनों ही लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हम दोनों का साथ में ही एमबीए में एडमिशन हुआ था। उसने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था और मैंने फर्स्ट ईयर में। वहाँ उसके पहले से ही बहुत सारे दोस्त थे। वो पूरे कॉलेज में फेमस थी, लेकिन मेरे लिए वहाँ पर सब कुछ अनजान था और डर भी लगता था। ना कोई दोस्त था, ना कोई जानने वाला। लेकिन फिर एक दिन मेरी दोस्ती आर्य से हुई। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, हर जगह हेल्प करती थी मेरी, चाहे वो पढ़ाई में हो या किसी भी चीज़ में हो।
मैं हमेशा उसके साथ रहती थी और खुद को ही बहुत खुश नसीब समझती थी। पूरे यूनिवर्सिटी में मेरा ऐसा कोई नहीं था जो मुझे कुछ कह सके, क्योंकि मेरे साथ आर्य कपूर थी। फिर हम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक साथ बिताने लगे और कब ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई ये हम दोनों को भी नहीं पता चला। उसके बाद से जूही एक गहरी सांस लेती है और फिर कुछ पल रुक कर फिर से बोलती है। फिर वैलेंटाइन डे पर उसने अपने फार्म हाउस पर मेरे लिए एक छोटी सी पार्टी रखी और वहाँ पर मुझे प्रपोज कर दिया। मेरे लिए तो वो सब कुछ एक परियों की कहानी जैसा ही था, क्योंकि मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला भी कोई मिलेगा या कोई मेरे लिए ये सब भी करेगा। मैंने उसका प्रपोज़ल झट से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सच तो ये था कि मैं भी उससे पागलों की तरह प्यार करने लगी थी। 2 साल तक हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से चला। इन 2 सालों में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। शायद इतने जितना कि हमें नहीं आना चाहिए था, और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी था हुआ उसमें सारी गलती मेरी भी नहीं थी। मैं उस पर विश्वास ही इतना करती थी। मुझे क्या पता कि मेरे साथ ये सब होगा, ऐसा विश्वासघात होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे आर्य का बिहेवियर मुझे लेकर बदलने लगा। वो मुझे लेकर ज़्यादा पॉसेसिव होने लगी। मैं अगर किसी लड़की से भी बात करती तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। अगर कभी उसका फ़ोन उठाने में देर हो जाती तो उस बात का भी बतंगड़ बना देती थी। कई बार तो उसने इसी कारण मुझ पर हाथ भी उठाया है। कई बार मन करता था कि आर्य को छोड़ दूँ, लेकिन मैं उसके प्यार में इतनी अंधी थी कि उसे छोड़कर जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए उसे काफ़ी बार समझाने की कोशिश की थी। जब मैं उसे समझाती तो कुछ दिन तक तो वो ठीक रहती थी, लेकिन फिर अपने उसी रूप में आ जाती थी। अब तो मुझसे वो मारपीट भी करने लगी। ये बात उसके लिए आम बात हो गई थी। और ये सब सुनकर रिद्धि तो जैसे सदमे में चली गई थी। रिद्धि बोलती है, मैं नहीं मान सकती कि आर्य जैसी इंसान कभी किसी लड़की पर हाथ भी उठा सकती है। जिस पर जूही बोलती है, तुम्हारे मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा रिद्धि। तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि वो अभी तुम्हारे साथ सही है। वो अभी तुमसे प्यार नहीं करती है। जिस दिन वो तुमसे प्यार करने लगेगी या तुम पर हक जताने लगेगी, तब देखना उसका बिहेवियर तुम्हारे लिए कैसे चेंज होता है। जिस पर रिद्धि अपने मन में, आर्य, क्या तुम सच में ऐसी हो? तुम सच में किसी लड़की पर भी हाथ उठा सकती हो? अगर ये सब सच है तो मैं तुमसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी हूँ आर्य। उसके बाद से फिर जूही आगे बोलती है, और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी, क्योंकि आर्य से आईवीएफ के बारे में बात किया था, जिस पर आर्य भी मान गई थी आईवीएफ के लिए। फिर हम लोगों ने आईवीएफ करवाया, जिसका कि रिज़ल्ट आ चुका था, और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोचा हमारे प्यार की निशानी मेरे कोख में पल रही थी। मैं जल्द से जल्द ये खुशखबरी आर्य को देना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने उसके फ्लैट पर जाने का फ़ैसला किया। जिस पर रिद्धि हैरानी से बोलती है, फ्लैट पर वहाँ क्यों? वो तो लंदन में अपने दादा दादी के साथ बंगले पर रहती थी। जिस पर जूही हकलाती हुई बोलती है, नहीं नहीं, वो वहाँ अकेले रहती थी। वो अपने दादा दादी के साथ बंगले में नहीं बल्कि अकेले अपने फ्लैट में रहती थी। रिद्धि अपने मन में सोचती है, क्या ये झूठ बोल रही हैं जो इतना हकला रही हैं? फिर रिद्धि बोलती है, दी, क्या आप मुझसे झूठ बोल रही हो?
जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे अपने इस झूठ के जाल में फँसाने की कोशिश कर रही हो। मेरा मन अभी भी आपकी बात पर यकीन करने का क्यों नहीं हो रहा है। जिस पर जूही अपना सर ना में हिलाते हुए रिद्धि के हाथ पर हाथ रख के बोलती है, नहीं रिद्धि, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रही हो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। उसके बाद से जूही रिद्धि को फिर समझाने के उद्देश्य से बोलती है, वो अपने फ्लैट पर ही रहती थी। वो मुझे कभी भी अपने दादा दादी से मिलवाने के लिए नहीं लेकर गई थी। वो लोग तो शायद हमारे रिश्ते के बारे में भी नहीं जानते थे। उसे जब भी मुझसे मिलना होता वो मुझे अपने फ्लैट पर ही बुलाती थी। इसीलिए मैं उसे वो खुशखबरी देने उसके फ्लैट पर गई। जब मैंने वहाँ पर बेल बजाई तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। एक दो बार बेल और बजाई तो दरवाज़ा खुला, लेकिन जिसने दरवाज़ा खोला वो आर्य नहीं थी, बल्कि कोई दूसरी लड़की थी जिसने बस कुछ ही कपड़े पहन रखे थे। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और उसे धक्का देकर आगे बढ़ गई। मैंने आर्य को चारों तरफ देखकर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं बेडरूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर आर्य वहाँ अभी भी क्या बोलूँ, आर्य वहाँ पे कुछ अजीब हालत में थी। अजीब हालत में बेड पर लेटी हुई थी। मुझे वहाँ देखकर वह बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, बल्कि उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसके लिए कोई अजनबी थी। मुझे देखकर वो बेड से खड़ी हो गई और उसने अपने पास पड़ी हुई अपनी शर्ट को पहना और मेरे पास आई। आर्य बोली, जूही तुम यहाँ, कहो कुछ काम था क्या? जिस पर जूही बोलती है, आर्य ये सब क्या है और ये लड़की कौन है? आर्य बोलती, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सब क्या है? फिर तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है या समझ नहीं आ रहा है? अब तुम इतनी मासूम तो नहीं हो जो हम दोनों को इस तरह इस हालत में देखकर भी ना समझ सको कि क्या है। ज़िंदगी के मज़े हैं माय स्वीट हार्ट। जूही आर्य का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, बकवास बंद करो आर्य। मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और तुम हो कि यहाँ अय्यासियाँ कर रही हो। आर्य जूही से अपना कॉलर छुड़वाते हुए बोलती है, बकवास तो तुम बंद करो अपनी। और ये मेरा बच्चा नहीं है। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये मेरा बच्चा है? न जाने किसका पाप मेरे सर पर मरने की कोशिश कर रही हो। चली जाओ यहाँ से। न जाने कहाँ मुँह काला करा कर आई हो और फिर इस गंदगी को मेरा नाम देना चाहती हो। ये सुनकर तो हमारी रिद्धि रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जूही आगे बोलती है, मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई और आखिर में उसने मुझे धक्का देकर वहाँ से निकाल दिया। लेकिन मैं एक बार फिर से उसके फ्लैट के अंदर चली गई और उससे कहा, मैं सारा सच उसके ग्रैंड पेरेंट्स को बता दूंगी। जूही, लेकिन जानती हो रिद्धि, उसने मुझसे क्या कहा? ये कहते हुए जूही की आंखों से भी आंसू बह जा रहे थे। उसने वहाँ रखा पानी का गिलास उठाया और पानी पीकर बोली, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि उसने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। उसने तो बस मुझसे प्यार करने का एक नाटक किया था, वो भी मेरे डैड से बदला लेने के लिए। उसे मेरे डैड से बदला लेना था, क्योंकि मेरे डैड की कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, जो उसकी दादाजी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जूही रिद्धि के आंसू पोंछते हुए बोलती है, तुम तो अभी से रोने लग गई रिद्धि। अभी तो बस ये शुरुआत थी, आगे भी सुनो कि उसने मेरे साथ और क्या किया। जिस पर रिद्धि उदासी से बोलती है, अब भी करने के लिए कुछ बच गया था क्या? जूही बोलती है, उसने मुझसे कहा कि मैं इस बच्चे को अपना नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो इस बच्चे को कभी भी अपना नाम नहीं देगी।
और जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसने मेरी मम्मी पापा और कुणाल को मारने की धमकी दी। मैं तब भी नहीं मानी तो उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। और फाइनली उस बच्चे को मारने में वो सक्सेसफुल हो गई। ये कहकर जूही कुणाल के गले लगकर और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। ये सब बात सुनकर रिद्धि तो अपनी जगह पर जैसे जम सी गई थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पर वो क्या कहे और क्या करे। वो अपने मन में ही कहती है, आर्य तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? किसी मासूम लड़की का दिल तोड़ते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? क्यों किया तुमने ये सब? बदला लेने के लिए? किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना क्या ज़रूरी था? वो ये सब सोच ही रही थी कि जूही की आवाज़ से फिर एक बार उसका ध्यान टूटता है। जूही बोलती है, लेकिन अब मुझे बदला चाहिए। जूही की आवाज़ से रिद्धि होश में आई और जूही की तरफ देखने लगी तो जूही ने हाँ में सर हिलाया। जूही बोलती है, हाँ, अब मुझे बदला चाहिए। अपने बच्चे की मौत का बदला। बर्बाद किया ना उसने मुझे, अब उसकी बर्बादी की बारी है। मैं उसे सड़कों पर ले आऊँगी, सब कुछ बर्बाद कर दूँगी। फिर वो रिद्धि की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हारी फैमिली के साथ भी तो उसने यही सब किया है ना? उन्हें भी तो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है ना? ये सुनकर रिद्धि भी हाँ में अपना सर हिला देती है। फिर जूही बोलती है, वो इंसान ही इतनी घटिया है, अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकती है, हर किसी को मोहरा बना सकती है। ये सुनकर रिद्धि फिर से असमंजस से जूही को देखने लगती है। जूही बोलती है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारे बारे में भी सब जानती हूँ। उसने तुम्हारे डैड की कंपनी को बचाया ना, जिसके एवज़ में उसने तुमसे शादी करने की शर्त रखी। तुम्हें इस शादी को करने के लिए मजबूर किया गया है ना, तुम उससे बदला नहीं लेना चाहती। उसने तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद की है ना, और वैसे भी तुम तो कुणाल से प्यार करती हो। रिद्धि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। उसे तो अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है और क्या झूठ। क्या जूही जो कह रही है वो सच है, या वो सच है जो कुछ महीने पहले उसने आर्य की आंखों में देखा था। आर्य ने कितना उसका ध्यान रखा। जब वो बीमार हुई थी तो किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी केयर करती थी। यहाँ तक कि वो ऑफिस भी नहीं गई और अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी। जो इंसान इस तरह से किसी की केयर कर सकता है वो इतना बुरा कैसे हो सकता है? और जो वो अनाथ आश्रम में डोनेशन देती है या वहाँ जाकर उन बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर जाती है, क्या वो सब एक नाटक है? क्योंकि जो इंसान दूसरे के बच्चों से इतना प्यार कर सकती है, वो खुद के बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब सोच सोच कर ही उसका सिर फटा जा रहा था। जूही रिद्धि का हाथ हिलाकर बोलती है, क्या बात है रिद्धि, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहीं तुम्हें भी तो मेरी तरफ से प्यार नहीं हो गया? रिद्धि ने उसकी इस बात पर नज़र उठाकर उसे देखा और फिर ना में सिर हिला दिया। रिद्धि बोलती है, नहीं नहीं, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल अभी भी इस बात पर विश्वास करने को राज़ी नहीं है कि आर्य किसी के साथ ऐसा भी कर सकती है। अगर आपके पास आपकी बात का कोई प्रूफ हो तो दिखाइए, ताकि मैं आपकी कही बातों पर विश्वास कर सकूं। तब जूही अपने बैग से कुछ फ़ोटोग्राफ्स और पेपर निकाल कर रिद्धि को दिखाती है। उन फ़ोटोज़ को देखकर रिद्धि की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वो आर्य और जूही की पिक्स थी। कुछ पिक्स में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। ये देखकर उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जूही उसे देखकर बोलती है, क्या हुआ रिद्धि, ये पेपर्स भी पढ़ लो। रिद्धि जल्दी से वो पेपर उठाकर पढ़ती है। वो उसके एबॉर्शन के पेपर थे, जहाँ पर
जहाँ पर जूही का गिरना था। जैसे कि वो खुद एक डॉक्टर थी, तो ये पहचानने में भी देर नहीं लगी कि पेपर्स असली ही हैं। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। जूही बोलती, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मैंने जो कुछ भी बताया उसका एक एक लफ्ज़ सच है। और एक निहायती घटिया इंसान है। अब ये सब जानने के बाद बताओ कि क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो या नहीं, और क्या तुम उसके किए की सज़ा दिलवाना चाहती हो। रिद्धि बोलती है, उस इंसान को मेरा तो क्या किसी का भी प्यार पाने का कोई हक नहीं है। मैं सिर्फ उससे नफ़रत करती हूँ, सिर्फ नफ़रत। मैं भी उसे बर्बाद कर देना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरे डैड को मजबूर किया और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझसे शादी की। और तुम्हारे साथ ये सब, ये तो मैं सपने भी में नहीं सोच सकती थी कि वो किसी के साथ ऐसा भी कर सकती है। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। रिद्धि ये सब सोच रही थी, तभी रिद्धि को किसी ने जोर से झंझोड़ा। तो वो अपने होश में आई और काउच पर से उठकर बैठ गई और ऊपर की तरफ देखने लगी। ये देखकर आर्य बोलती है, क्या हुआ मिसेस कपूर, कहाँ खो गई थी। जिस पर रिद्धि इधर उधर देखते हुए कहती है, कहीं नहीं। रिद्धि का जवाब सुनकर आर्य उसके पास ही बैठ जाती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है, तुमने तो कहा था कि तुम पढ़ाई करना चाहती हो, लेकिन तुम तो कहीं खोई हुई थी। क्या बात है रिद्धि, तुम कुछ परेशान लग रही हो, अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो। आर्य की ये बात सुनकर रिद्धि उसे देखने लगती है और फिर थोड़ी देर के बाद बोलती है, मैं बस पढ़ाई ही कर रही थी, लेकिन फिर कुछ याद आ गया तो बस यहाँ बैठ गई और पढ़ाई के बारे में उसने अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ दी। आर्य उसे देखते हुए बोलती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि टाइम क्या हुआ है। रिद्धि ने अपना सर ना में हिला दिया, जिस पर आर्य बोलती है, 2:30 बज रहे हैं। ये सुनकर रिद्धि की आंखें बड़ी हो गई और वो अपने मन में बोलती है, मुझे 2 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए और ये सब सोचते हुए। उसके बाद से आर्य उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, बोलो, जवाब दो। रिद्धि के पास कोई जवाब नहीं होता है, तो वो जवाब क्या देती। उसे इस तरह से चुप देखकर आर्य उसके फेस पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलती है, मिसेस कपूर, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए और तुम मुझे नहीं बता पा रही हो। क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हारी ज़िंदगी में इस समय उथल पुथल मचाए हुए है। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिद्धि, मुझे अपना दोस्त ही समझकर बता दो। रिद्धि उसे कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसके मन में चिल्लाते हुए, तुम परेशान कर रही हो मुझे, तुम हो मेरी परेशानी की जड़, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने। मेरी ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, कितने ही लोगों को बर्बादी की वजह हो तुम। मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे आर्य, सिर्फ नफ़रत। सच तो बस ये है कि तुम न किसी के दोस्त बनने लायक हो और ना ही कुछ। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं। वो ये बात चिल्ला चिल्ला के कहना चाहती थी, आर्य से झगड़ना चाहती थी, आर्य से गुस्सा होना चाहती थी, सब कुछ उसे बता देना चाहती थी, उससे अपने सारे सवालों का जवाब मांगना चाहती थी कि उसने ये सब क्यों किया। लेकिन वो चाह कर भी ये सब नहीं कर पा रही थी। उसकी नफ़रत उसके मन पर इतनी हावी हो गई थी कि वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। वो बस कुणाल और जूही की बातों में इस तरह से फंस चुकी थी कि सही गलत भी उसे समझ नहीं आ पा रहा था। आर्य उसे हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ रिद्धि, तुम बार बार कहाँ खो जा रही हो, हकीकत में आओ। यूँ सपने में जीने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिस पर रिद्धि आर्य को सॉरी
आर्य से छुड़ाते हुए बोलती है, आर्य तुम जाओ यहाँ से और सो जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर पढ़ाई करनी है। ये कहकर वो वहाँ से जाने के लिए उठती है, लेकिन अगले ही पल आर्य उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ लेकर चली जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टाटा, बाय ऑल, टेक केयर।